प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 15 नीलकंठ, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि लेखिका नीलकंठ नाम के मोर को कैसे अपने घर लाई थी और कैसे उसने जीव जंतुओं के बीच अपना स्थान बना लिया था, और लेखिका के आने पर वो किस प्रकार से लेखिका को और अतिथियों को प्रसन्न करता था, और उसे बसंत की ऋतु में जो जाली का उसका घर था उसमें उसके लिए रहना अस्थिर, वो उसमें स्थिर नहीं रह सकता था, यानी उसको ऐसा लगता था कि मुझे बाहर निकाल दो। तो अब आगे देखते हैं कि नीलकंठ की जिंदगी में आगे क्या घटित होता है, उसे कौन सी ऋतु और पसंद है। तो आइए आगे पाठ पढ़ते हैं। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी, यानी उसे बसंत में वो पिंजरे में नहीं रह सकता था जाली के, लेकिन सबसे प्रिय ऋतु फिर भी कौन सी है उनकी? वर्षा ऋतु। कोई भी मोर है उसकी सबसे फेवरेट ऋतु कौन सी होती है? वर्षा ऋतु, क्योंकि इस ऋतु में वो खूब नाचते हैं, कूदते हैं। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे, और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता, जैसे जैसे बादल गरजते वैसे वैसे ही उसकी नाचना भी वो शुरू कर देता। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता, और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। अब कौन सा बेमेल स्वर बज उठा? क्योंकि वो दोनों आनंद से रह रहे थे, है ना, मोर मोरनी, नीलकंठ और राधा। तो अब क्या ऐसा क्या घटना घटी? तो आइए पढ़ते हैं आगे। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा, और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधे ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। यानी जब वो अपने घर से एक बार निकली, तो जब वो बड़े मियाँ की दुकान के आगे से निकली तो बड़े मियाँ ने क्या किया? दोबारा उसको रोक लिया, और वो सोच के गई थी कि इस बार मैं कोई भी पशु या पक्षी दोबारा अपने घर पे और नहीं लाऊंगी, भी बहुत कर लिए मैंने इकट्ठे। लेकिन जब बड़े मियाँ ने एक मोरनी को दिखाया जो कि बिल्कुल राधा की तरह थी, और जिसको कैसे पक्षी चिड़ी मार कैसे पकड़ कर लाया था, उसके पैरों को पूरी मूंज से बांध कर लाया था, जिससे बांधने के कारण उसकी उंगलियां भी टूट गई थी और वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तो उसे क्या कहती है कि मैं उसे कैसे ना देखती, यानी उसे अपने ध्यान अनदेखा भी मैं नहीं कर सकती थी, है ना, उसको कैसे अनदेखा करती। तो आगे क्या कहते हैं, फिर से बड़े मियाँ की जो थी वाशन मेल फिर से दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़ियाँ पकड़ी जाती हैं? आपने आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई, यानी वो उसको भी घर ले आई, और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी देखभाल करने पर वह महीने भर में ही अच्छी हो गई। कौन है? जो नई वाली मोरनी आई थी। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा क्यों रखा गया था? क्योंकि उसकी उंगलियां जो थी वो टूट गई थी, टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, है ना, उसके जो पैर थे वो ठूठ के समान, पंजे जो थे ठूठ के समान हो गए थे, इसीलिए उसका नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुसार वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई, यानी उसका स्वभाव ही कैसा था? उल्टा ही था, है ना। अब वह नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब तक तो क्या था कि नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती, यानी वो उनको कुब्जा को उन दोनों का साथ रहना पसंद नहीं था।
चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलंगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। अब देखो नीलकंठ किसके साथ रहना चाहता था? राधा के साथ। वो उसकी संगनी थी, सहचरी थी, है ना। और जो कुब्जा थी वो राधा को उसके पास नहीं रहने देना चाहती थी और वो हमेशा उसको मारती रहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। यानी वो चाहती थी कि नीलकंठ जो है वो सिर्फ मेरा है, मैं उसके साथ रहूँ। वो किसी को भी उसके पास नहीं आने देना चाहती थी। कोई भी जीव जंतु उसे पसंद नहीं करता था। किसको? कुब्जा को। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। यानी उसके अंडे भी देखो, अब कुब्जा कितनी गंदी थी, उसने उसके अंडों को भी तोड़ दिया। यानी उसका बर्ताव जो था, उसका स्वभाव जो था वो बहुत ही बेकार था, कह सकते हैं, है ना। ऐसा स्वभाव जो किसी को भी प्रिय ना हो। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। यानी इस रोज रोज के झगड़े से, शोर से, और राधा उससे दूर हो गई तो इससे जो कि नीलकंठ बहुत ही अधिक प्रसन्न रहता था, वो क्या हो गया? उसकी प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उसे नीचे उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। यानी वो कहीं ना कहीं छिपता रहता था, लेकिन वो किसी के सामने भी नहीं आता था। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। यानी ये मेरा अनुभवहीनता ही थी मेरी, कि मैं सोचती रह गई कि सब में आपस में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर मुझे संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ जो था वो मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी थी, न उसके रंग बिरंगे फूलों के सतबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपनी शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंब प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। यानी जब उसे तैराया गया तो उसके बिंब और प्रतिबिंब, उसकी छाया से ऐसा लगा मानो गंगा का जो चौड़ा चौड़ा पाट है, किनारा है, वो किस में बदल गया हो? एक विशाल मोर में बदल गया हो। नीलकंठ के रहने पर राधा तो क्या हो गई? निश्चेष्ट सी, यानी बेहोशों की तरह, जैसे उसको कोई होश आवास ही ना हो, ऐसी हो गई। कई दिन कोने में बैठी रही। नीलकंठ के चले जाने पर राधा भी अब बिल्कुल, जिसमें जैसे कोई चेष्टा ही ना रही हो, कोई जागृति ही ना हो, इस प्रकार से वो एक कोने में बैठी रहती। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर, यानी वो पहले ही नीलकंठ कई बार भाग गया था, तो वो प्रतीक्षा करती रहती, उसके आने का इंतजार करते हुए द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। यानी वो अब भी नीलकंठ का आने का इंतजार करती है। और जो कुब्जा है उसे किसने मार दिया? अलेशियन कुत्ते ने मार दिया, कुत्ती ने मार दिया उसे, क्योंकि वो उसने अलेशियन कुत्ती थी कजली, उस पर क्या किया था? अपनी चोंच से प्रहार किया था। अब उसकी भी रामलीला समाप्त हो गई, बेचारा नीलकंठ भी मर गया और राधा जो थी वो बिल्कुल अकेली रह गई। तो ये
इस पाठ को पढ़ के सारा का सारा चित्र ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के आगे तैर रहा हो। तो ये एक रेखा चित्र महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी इस पाठ को पढ़ें। धन्यवाद।